नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष प्रस्तुति में। मैं हूं अनुराग दीक्षित और हमारे साथ मौजूद हैं अलग अलग मुद्दों पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नाईक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ रहे हैं सर, आपका बहुत लंबा संसदीय अनुभव रहा है। दर्शकों की जानकारी के लिए सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूँगा, राजनीति में शुरुआत कैसे हुई, सफ़र कैसा रहा और अब किस तरीके से देखते हैं अपने सफ़र को जब आप पीछे देखते हैं? ऐसा है कि मैं कॉलेज के दिनों से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ा हुआ था। बाद में नौकरी मिलने के बाद भारतीय जनसंघ में मैंने काम करना शुरू किया और ज़मीनी तौर पर काम करते करते, नौकरी करते करते मैं एक कमर्शियल कंपनी, जिनकी 4 कंपनियां थी, बस बॉडी, फर्नीचर ऐसे करने वाली, उसका मैं कंपनी सेक्रेटरी और चीफ अकाउंटेंट था। 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, जो भारतीय जनसंघ के एक दृष्टि से अध्यक्ष भी थे उस समय पर, और संस्था उन्होंने खड़ी की विचारों के दृष्टि से जी, उनकी हत्या हुई। और उस समय पर बात निकली कि भाई भारतीय जनसंघ को आगे बढ़ाना है तो चलो कुछ लोग निकले। तो उस समय पर मैंने नौकरी का इस्तीफ़ा दिया और पहले मैं भारतीय जनसंघ का मुंबई का संगठन मंत्री करके मैंने काम शुरू किया। फिर 1980 में जब जनता पार्टी बनी, पहले आपातकालीन स्थिति के बाद, तो उस समय पर मैं जनता पार्टी का मुंबई का अध्यक्ष बना। लेकिन वहाँ से जो सफ़र शुरू हुआ उसके बाद सर 3 बार विधायक, 5 बार सांसद, क्या इतना आसान था ये सब? नहीं, ये आसान 2 कारणों से था। एक तो मैं जब पहले चुनकर आया जी, 1978 में विधानसभा में चुनकर आया, तो बोरीवली मुंबई में एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से लगातार 3 दफ़े इसलिए चुनकर आया कि मेरा लोगों के साथ, मतदाताओं के साथ घनिष्ठ संबंध, विधानसभा में कार्यवाही में भी अच्छा सहभाग, और इसके कारण, और एक बात मैं ज़रूर बताऊं कि जो मैंने शुरू किया कि मैं हर साल मतदाताओं को मेरे कार्यवृत्त देता था, क्या काम किया, कैसे किया, तो उसका भी एक लाभ। मतलब जिस जवाबदेही की बात अब इन दिनों की जा रही है, आप कह रहे हैं कि वो बतौर जनप्रतिनिधि आपने तब किया था। आप बताते थे अपने क्षेत्र के लोगों को कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया है। और ये मैं बता दूं आगे, 1978 से जी, पहले 3 दफ़े मैं विधायक, बाद में 5 दफ़े उसी क्षेत्र से सांसद था। एक ज़माने में बहुत बड़ी हस्ती श्रीमती मृणाल गोरे, समाजवादी पार्टी की बड़ी नेता थी, उनको हराकर मैं लोकसभा में चुनकर आया और वहाँ भी मैं इसी प्रकार से हर साल मेरा कार्यवृत्त देता रहा। तो 1978 से 2004 तक, इतने 26 साल मेरे पास हर साल का रिपोर्ट है, अकाउंटेबिलिटी टू द वोटर। बिल्कुल, ये मैं बहुत, और साथ ही साथ उनके साथ सहजता से मिलना, जी, जनप्रतिनिधि को सहजता से मिलना एक बड़ी खासियत होती है, और वो नहीं मिलते हैं तो शिकायतें बढ़ती हैं सर। लेकिन 2014 में आप फैसला करते हैं कि नहीं, अब सक्रिय राजनीति से दूर रहना है, कोई खास वजह? नहीं, सक्रिय राजनीति से नहीं जी, चुनाव के राजनीति से। ठीक है। मैं लगातार, मैंने 10 चुनाव लड़े। हाँ, और 10 चुनाव लड़ने के बाद अब इस समय पर तो 2013 में दिखाई दे रहा था कि हमारी सरकार आएगी। अब मैं हमारी सरकार नहीं कह सकता, बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि मैंने राज्यपाल बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा दिया। तो मैंने सोचा कि मैंने 10 साल 10 चुनाव यहाँ से लड़े हैं, तो और किसी को मौका मिले तो अच्छा होगा। इस भूमिका में मैंने तय किया कि और वो भी मैंने घोषणा की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जब जयंती थी, उसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफ़ी काम किया है, मैं राजनीति में रहूँगा और राजनीति में रहकर काम करूँगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये भी बात आपको बता दूँ कि कभी कभी टिकट नहीं मिला इसलिए छोड़ा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उस चुनाव में, हमारा जो वहाँ का कैंडिडेट था उसका मैं चुनाव प्रमुख था। हाँ, बिल्कुल। एक 1999 में मुझे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोट मिले थे जी। और इस चुनाव में जो हमारा उम्मीदवार था गोपाल शेट्टी, उनको भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोट मिले। एक अच्छा बना हुआ इस प्रकार का हमारा निर्वाचन क्षेत्र है और उसके कारण हो पाया। ठीक है सर, लेकिन अब आप महामहिम राज्यपाल की भूमिका में हैं,
कितना अंतर देखते हैं एक महामहिम राज्यपाल के तौर पर जब आप खुद को खड़ा पाते हैं, या फिर एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक सांसद के तौर पर, मंत्री के तौर पर या विधायक के तौर पर अपने आप को देखते हैं? पहली बात तो मैं कह दूं कि मैं राज्यपाल बनने के बाद मैंने पहली घोषणा कोई की होगी तो मैंने कहा कि महामहिम और हिज एक्सेलेंसी। क्यों सर? ये शब्द इम्पेरियलिज्म, ये तो सबसे बड़ी ताकत के तौर पर तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि कहा जाए इनके बारे में। अंग्रेजों के जमाने के शब्द है जी। देश स्वतंत्र हुआ है, हम अपने शब्दों का उपयोग कर सकते हैं और इसलिए मैंने कहा कि हिज एक्सेलेंसी के बदले में ऑनरेबल शब्द का उपयोग करिए और महामहिम के बदले में माननीय शब्द का उपयोग करें। लोगों ने मान लिया है। हाँ। लेकिन आपको मैंने सोचा कि ठीक है सर, मैं भी मान लेता हूँ। तो माननीय राज्यपाल और माननीय सांसद, मंत्री, विधायक, किस तरीके से अंतर आप पाते हैं? अंतर तो निश्चित तौर पर जो सक्रिय राजनीति होती है, लोगों को मिलते हैं, अपने विचार घोषित करते हैं, बताते रहते हैं, यह सक्रिय राजनीति का भाग है। मैं व्यावहारिक उदाहरण देना तो ये कहूँगा कि संसारी आदमी होती है, अपने यहाँ 4 आश्रम माने जाते हैं। हाँ। एक ब्रह्मचार्य आश्रम माना जाता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है। गृहस्थ आश्रम में आदमी कमाता है, नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चों को पढ़ाता है। तो दलीय राजनीति जी, ये गृहस्थ आश्रम है। हाँ। और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है। राजनीति में तो है। हाँ। लेकिन दलीय राजनीति में नहीं है। तो माननीय राज्यपाल मतलब वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, जो हमारी व्यवस्था दलीय राजनीति में वानप्रस्थ आश्रम जी। लेकिन संविधान के अनुसार काम होता है एक प्रदेश का, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और मैं तो मानता हूँ कि देश में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। हाँ। 21 करोड़ आबादी है और इतने बड़े राज्य का मैं राज्यपाल हूँ। कई समस्या है, काम करता रहता हूँ और आनंद है। ठीक है सर, लेकिन इन सब के बीच आपने कहा कि आपने बीजेपी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया जब आपने ये फैसला लिया कि अब चुनावी राजनीति में नहीं आना है। लेकिन मैं आपके बयान पढ़ रहा था जिसमें आपने कहा कि नहीं, मैं संघ का कार्यकर्ता था, हूँ और जीवन पर्यंत रहूँगा। कैसे इसमें अंतर हम देखें? देखिए, संघ और भारतीय जनता पार्टी, इसमें कुछ बातों में अंतर है जी। भारतीय जनता पार्टी दलीय राजनीति करती है, ऐसा मैं कहूँगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्र निर्मिति का काम करता है जी। और इसलिए जहाँ मैं बचपन से जिस संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सदस्यता का हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं होती। संघ स्वयंसेवक बन गया तो बन गया। जब तक वो कहता है कि मैं भी संघ स्वयंसेवक नहीं हूँ, तब तक वो संघ स्वयंसेवक रहता है। ठीक है। और राष्ट्र के प्रेम के, अनुशासन के जो सारे बातें हैं वो संघ से मुझे सीखने के लिए मिली। और इसलिए मैंने राजभवन ये सबके लिए खुला है ऐसा बताया। हाँ। मैंने राजनीति की दृष्टि से बोलना है तो यहाँ समाजवादी पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, मुलायम सिंह जी को मैंने चाय पर बुलाया जी। बाद में मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी के, उनको बुलाया। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनको बुलाया। संघ प्रमुख को भी बुलाया? नहीं, ये तो संघ प्रमुख बाद में जी। बीच में कांग्रेस की यहाँ के अध्यक्ष बहुगुणा जोशी है, उनको बुलाया। रालोद के शरद यादव जी है जी। तो जो मेरे संपर्क में है सबके साथ मैं मिलता हूँ। तो जिनके साथ मैंने बचपन से काम किया है, हाँ। ऐसे लोगों को मैं मेरे यहाँ भोजन के न बुलाऊं, ये सभ्यता कैसी हो सकती है? ठीक है सर, लेकिन इन सब के बीच में आपका एक और बयान जिसमें आपने कहा कि राम मंदिर भारतीयों की इच्छा है, अगर ये सही है, मतलब ऐसा ही आपने कहा था, तो उसके भी क्या कुछ मायने हैं और उसको क्यों ना राजनीति से जोड़कर देखें तमाम वो लोग जो दूसरे राजनीतिक दलों में सक्रिय हैं? ऐसा है कि जिसको जैसे चश्मा पहनना है वैसे वो देख सकता है जी। आजकल आप भी जानते हैं और आप भी उस मीडिया के ही प्रतिनिधि है जी। कोई कार्यक्रम से बाहर आए, हाँ। कि तुरंत सब मीडिया वाले आते हैं, कोई ना कोई सवाल पूछते हाँ। रहते हैं। मैं फैजाबाद गया था राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारंभ के लिए। दीक्षांत समारंभ होकर बाहर आया तो मुझे पूछा कि आपकी क्या इच्छा है? मैंने पूछा किस बात की? बोले राम मंदिर। मैंने बोला राम मंदिर बनना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, ठीक है, लोगों की भी इच्छा है। और उसका एक संदर्भ भी ये था कि उस विवाद में जो मुस्लिम समुदाय से केस कर रहे थे उन्होंने भी ये कहा था उसके पहले, ठीक है, कि भाई अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी
राम मंदिर बने, ये मामला समाप्त हो जाए। जी। तो उनकी जो इच्छा थी वो मैंने समझा कि मुसलमान समाज की इच्छा है, ठीक है। हिंदू तो चाहते ही थे, और इसलिए मैंने ऐसे ही कुछ वक्तव्य किया, ऐसी बात नहीं, सोच समझ कर वक्तव्य किया। ठीक है। इन सब के बीच सर, माननीय राज्यपाल के तौर पर आपने जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी कुछ बड़े सवाल खड़े किए हैं। मतलब मैं कहीं पढ़ रहा था जहां आपने कहा कि जो हायर एजुकेशन है उसमें बड़े व्यापक सुधारों की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर महामहिम राष्ट्रपति भी कई बार चिंता अपनी जाहिर कर चुके हैं। कैसे ये संभव हो सकता है सर, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में? देखिए, उत्तर प्रदेश में मैं 24 विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति हूँ, चांसलर हूँ जी। देश की यदि व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था देखनी है तो देश में 700 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें लगभग 35,000 कॉलेजेस हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन दुनिया के जो 200 पहले यूनिवर्सिटीज़ है भारत में, उसमें एक यूनिवर्सिटी का भी नाम नहीं। ये देश की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में तो फिर और हम नीचे जाते हैं, और इसलिए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जो महत्व की बातें व्यावहारिक होती है कि विद्यार्थियों को समय पर प्रवेश मिलना, उनकी परीक्षा समय पर होना, उनके परिणाम समय पर आना, उनका दीक्षांत समारोह समय पर आना। अब यही नहीं हो रहा था कई जगहों पर, तो मैंने एक अनुशासन, सभी विश्वविद्यालयों के जो कुलपति होते हैं उनकी मैंने 5 जनवरी को बैठक ली। बिल्कुल। और ये सारी बातें रखे, जैसे मैंने महामहिम के बारे में कहा, वैसे ही ये जो गाउन होता है उसके बारे में भी मेरे मन में है कि भाई कहाँ की पुरानी बात है, वो कैसा दिखता है। मतलब आप वो चोगा त्याग रहे हैं? हाँ, चेहरा दिखाई नहीं देता है उसमें। और एक समय एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि एक लड़की थी जी, उसको 6 गोल्ड मेडल्स मिले थे। हाँ। और मैंने उनके हाथ में रखे, तो उसने पूछा आप गले में क्यों नहीं डाल रहे? मैंने पूछा गले में डालूं, और मैंने गले में डालने की कोशिश की तो उसकी टोपी नीचे गिर गई। तो मुझे लगता है कि एक शान, सिंपल ड्रेस में भी शान आ सकती है जी। और ऐसे यहाँ भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय है, उन्होंने शुरू किया है। आगरा का जो विश्वविद्यालय है उन्होंने शुरू किया है। तो पोशाक में भी बदल हो और शिक्षा व्यवस्था में बदल हो। अब मैं आपको बताऊं कि क्या मामला सर केवल पोशाक तक सीमित है, या आपको लगता है कि राज्यों के स्तर पर जब राजनीतिक दखल भी शिक्षा में बढ़ता है तो मुश्किलें कुछ बढ़ती हैं? नहीं, वह तो एक अलग विषय है जी। मैं व्यवस्था की बात कह रहा था। अब ये 21, उसमें 24 में से 21 यूनिवर्सिटी डिग्री तक पहुंची है जी। तो इस समय पर मैंने आग्रह से किया तो 21 यूनिवर्सिटी के अब तक 14 विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हो गए हैं। 7 के 28 फरवरी के पहले पूर्ण होंगे। अच्छा। और इसके पहले कुछ यूनिवर्सिटी में 2-2, 3-3 साल दीक्षांत समारोह नहीं होते थे। विद्यार्थी परीक्षा पास होता है और उसको सर्टिफिकेट न मिले और सर्टिफिकेट के लिए दौड़ना पड़ता है। यह स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना यह तो उससे बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मैंने सोचा कि पहले व्यवस्था ठीक कराने का मैं कोशिश करूँ। ठीक है, लेकिन क्या राज्य सरकार के स्तर पर भी कोई आश्वासन मिला है आपको कि अगर बजटीय प्रावधान बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे? ऐसा है कि राज्य सब एक दूसरे से बातचीत करते करते इस प्रकार की समस्या सुलझाई जा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है। ऐसे विषय जो निकले कि कुछ जगह पर शिक्षकों की कमी है, सैंक्शन नहीं हुई है, तो वहाँ राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दिया। मुझे लगता है कि जब अच्छा संवाद होता रहता है जी, तो समस्याएं सुलझ जाती है। संवाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम यहाँ पर संवाद को सर थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संसदीय सुधार, सुशासन, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या कुछ माननीय राज्यपाल महोदय की राय है, समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पर जिस तरीके की खबरें आती हैं सर, उससे ऐसा लगता है कि पहली बार संभवतः राज्यपाल ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हैं, आप अध्यादेश की ज़रूरत पर सवाल उठाते हैं, आप और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको सामने रखते हैं। ऐसा क्यों सर? राज्यपाल का मतलब इतनी सक्रियता अब तक नहीं माना जाता था। राज्यपाल का मतलब आराम करना, हाँ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं जी। उनको संविधान की जानकारी नहीं है जी। राज्यपाल जो होता है वो उस प्रदेश
और केंद्र सरकार, उसमें एक सेतु का काम करने के लिए होता है जी। और संविधान के अनुसार यह सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, यह देखना, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को उसके बारे में रिपोर्ट देना, ये बात आती है। और स्वाभाविक है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की आपने कानून व्यवस्था की बात की, अब कानून व्यवस्था कैसी है और कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जो है उसके बारे में बोलना आवश्यक है। कैसे होनी चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ जब मुझे सवाल पूछा जाता है कि अभी की परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें सुधार होने की ज़रूरत है। ठीक है। अब जो हकीकत है वो अपने ढंग से लोगों के सामने बताना मैं जरूरी समझता हूँ। बिजली का सवाल है जी, बिजली के कारण बहुत लोगों को तकलीफ होती है, बिल्कुल, तो बिजली होनी चाहिए। हाँ। अब बिजली होनी चाहिए तो केंद्र सरकार के मंत्री पीयूष गोयल जी ये कह रहे थे कि हम देने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य सरकार का सहयोग नहीं है। हाँ। राज्य सरकार के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार हमको सहायता नहीं कर रही है। मैंने कहा भाई दोनों मिलो। हाँ। और आरोप प्रत्यारोप के बदले में लोगों की समस्या है तो सुलझाने की कोशिश करो। आखिर मैंने उनकी मीटिंग तय करके दी। हाँ। अब मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मुझे मिले और उन्होंने कहा कि अपनी बिजली की समस्या सुलझाने का रास्ता खुल गया है। हाँ। मतलब तो आपको लगता है सर कि बाकी राज्यों में भी जो तमाम माननीय राज्यपाल हैं उनको कुछ सबक लेना चाहिए? वो जो एक धारणा बनी हुई है महामहिम राज्यपाल को लेकर, वो कम से कम बदलनी चाहिए। माननीय राज्यपाल भी सक्रिय होते हैं, होने चाहिए, ये दिखता है। अब मैंने जैसे मैंने कहा कि मैं हर साल कार्यवृत्त प्रकाशित करता रहा मतदाताओं के प्रति दायित्व की भूमिका में। हाँ। वैसे मैंने पहले मेरे 3 महीने पूरे होने के बाद एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड आपने भी जारी कर दिया। मैंने किया और अभी 21 जनवरी को मुझे 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में मैंने क्या काम किया, बाकायदा उसका प्रतिवृत्त बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मैंने बताया। और केवल मैंने बताया नहीं तो गए समय का मैंने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के सभी मंत्री, सभी गवर्नर्स और पत्रकार, एमपीज, एमएलएस उत्तर प्रदेश के सबको मैंने भेजा, उनको जानकारी भी हो। और कई नहीं फिर प्रधानमंत्री का मुझे पत्र आया, राष्ट्रपति जी का पत्र आया कि भाई अच्छा लगा। ठीक है, तो मतलब बाकी राज्यों को भी हम उम्मीद करते हैं कि स्थितियां वहाँ भी बदलेंगी। हाँ, मैंने सर लेकिन आपके पास बहुत कुछ है जो अनुभव के तौर पर लिया जा सकता है। जब आप पार्टी में सक्रिय थे तो आप राष्ट्रीय संयोजक थे गुड गवर्नेंस सेल के। इस वक्त हमने देखा अभी हाल ही में पूरे देश में गवर्नेंस डे मनाया गया, गुड गवर्नेंस डे मनाया गया। सर ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता कि भारत जैसे देश में सुशासन जैसा कुछ दिख सके। कैसे ये संभव हो पाएगा? आपको तो लंबा अनुभव भी है। देखिए, कहा जाता है कि जहाँ इच्छा वहाँ मार्ग। हाँ। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। और इसलिए सुशासन नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, समय पर काम होना चाहिए, ये समझना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है। तो क्या करने से, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के पहले जी सुशासन प्रकोष्ठ बनाया था और उसका मुझे संयोजक बनाया जी। उसके 2 कारण हैं। एक तो मैंने पेट्रोलियम मंत्री के नाते किया हुआ काम। हाँ। पहले रेल मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार मेरे पास था, तो जो मैंने काम किया, और व्यावसायिक दृष्टि से भी मैं कंसल्टेंसी फर्म का जनरल मैनेजर करके भी काम करता था। तो छोटी छोटी बातें सहजता से करने से क्या लाभ होते हैं और अपनी जानकारी का आदान प्रदान करना। तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थे वहाँ का सरकार कैसा काम कर रहा है वो दूसरे को मालूम हो जाए। सभी मंत्रियों की एक बैठक हुई 2 दिन की। हाँ। तो कौन क्या कर रहा है, दूसरे राज्यों को कैसा लाभ हो सकता है, इस प्रकार का आदान प्रदान करने की एक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की थी सर, और उसका एक लाभ है। बिल्कुल सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर जब आप सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे, आपने काफ़ी कदम उठाए हैं जिनको लेकर अभी तक चर्चाएं होती हैं, लेकिन जो सबसे अहम है वो संसद के किसी भी सत्र में वंदे मातरम। थोड़ा दर्शकों को आप बताना चाहें संक्षेप में। ऐसा है कि लोकसभा में अलग अलग आयुध होते हैं अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए या अपने विचार सामने रखने के लिए। एक सवाल एक दिन ऐसा आया और वह सवाल था
केरल के एक सांसद ने पूछा कि क्या ये सच है कि कुछ स्कूलों में राष्ट्रगान गाया नहीं जाता है, यदि हाँ तो उसका कारण क्या है और सरकार उस पर क्या कर रही है। उस समय पर मध्य प्रदेश के हमारे अर्जुन सिंह मंत्री थे जी। वो प्रश्न सभागृह में चर्चा के लिए नहीं आया। जब कोई महत्व का प्रश्न चर्चा में नहीं आता है तो आधे घंटे की चर्चा के माध्यम से ये काम किया जा। मैंने आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दी, वो मंजूर हुई और मैंने उसमें सब चर्चा करते करते ये कहा कि आखिर वंदे मातरम के आधार पर देश को आज़ादी मिली। देश के आज़ादी का मंत्र वह था और राष्ट्रगान भी जनगण मन है और कहाँ गाता नहीं है कोई स्कूल, तो ये हम क्या करें। हाँ। तो उन दिनों में ही संसद का प्रश्नकाल दूरदर्शन पर दिखाना शुरू हुआ था। तो मैंने सुझाव दिया कि यदि हम ये काम करें, संस्कृत में एक बात कहा जाता है कि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तदैव जनते जन। अब दुनिया की ये महापंचायत है लोकसभा। हाँ। तो यदि लोकसभा में खड़े होकर यदि सब सदस्य वंदे मातरम गाएंगे या जनगण मन गाएंगे तो लोग देखेंगे और लगेगा कि हमने भी ऐसा करना चाहिए। ये मुद्दा लोगों के ख्याल में आया। सरकार को विपक्ष में थे। हाँ, विपक्ष में। ये सर मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग मान लेते हैं कि चूंकि हम विपक्ष में हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आपको लगता है कि हाँ, विपक्ष में रहकर भी बहुत कुछ किया जा सकता है? कोई और अनुभव आपका जो आप बताना चाहें? हाँ, लेकिन ये मैं पहले की बात पूरी कर रहा हूँ। ये बात हुई 1991 में। 1947 में देश आज़ाद हुआ जी। 1950 में संविधान हुआ। तो 1950 से 1991 तक हाँ। देश के संसद में वंदे मातरम और जनगण मन गाया नहीं जाता था। हाँ। कितनी गंभीर बात है। बिल्कुल। लेकिन ये बात मैंने इसलिए बताई कि आपने सवाल पूछा। दूसरे ऐसे कई बातें मैं कर सका और मुझे ऐसा लगता है कि सतर्कता से यदि कोई भी सांसद काम करता है तो विपक्ष में होते हुए भी कुछ बातें कर सकता है। जैसा आपने पूछा उदाहरण, तो एक उदाहरण तो ये बताया। दूसरा, मेरे शहर का नाम मुंबई है। हाँ। हिंदी में उसको बम्बई कहते हैं, अंग्रेजी में उसको बॉम्बे कहते हैं। और हमको ये लगता था कि मेरा विशेष नाम, अंग्रेजी में विशेष नाम का भाषांतर नहीं होता है। बिल्कुल। तो मैंने सवाल खड़ा किया कि मेरा नाम राम नाईक है, अंग्रेजी में भी राम नाईक है, हिंदी में भी राम नाईक है, गुजराती में भी राम नाईक है, मराठी में भी राम नाईक है। तो राज्य का क्यों? तो शहर का नाम का भाषांतर कैसा हो सकता है और विशेष नाम का भाषांतर नहीं होता है। बिल्कुल। बात मान गई, मैंने उसका फॉलोअप किया और फिर आखिर बम्बई और बॉम्बे के बदले में सभी भाषाओं में मुंबई यह शब्द उपयोग करना शुरू हुआ। देखिए कैसा परिवर्तन होता है। जैसा मुंबई वहाँ हो गया हाँ। तो फिर मद्रास का चेन्नई हो गया, कलकत्ता का कोलकाता हो गया, त्रिवेंद्रम का तिरुवनंतपुरम हो गया, बंगलुरु का बंगलुरु हो गया, यहाँ अपने आसाम के गुवाहाटी और गुवाहाटी। तो विचार करने से, अपनी बात रखने से काम हो सकता है, यह सहजता से हो गया। तीसरी बात, अब जिस पर बहुत चर्चा चलती है कि सांसदों को कोई आर्थिक अधिकार नहीं होते थे। गांव का जो सरपंच है हाँ। या नगर पालिका अध्यक्ष है उसके पास अधिकार है लोगों को काम करने का, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर को कुछ अधिकार नहीं। वो एक नल भी नहीं लगवा सकते थे, कुछ भी नहीं हाँ। तो इतने बड़े पंचायत का आदमी है और कुछ नहीं कर सकता है, लोगों में भी हंसी हो जाती थी। तो मैंने सवाल कर दिया कि वहाँ कुछ देना चाहिए और महाराष्ट्र में हमने ये शुरू किया था। मेरे ही कहने के कारण शुरू हुआ था विधायक फंड। तो लोकसभा के लिए मैंने बात रखी। संयोग की बात है, महाराष्ट्र में ही जो पहले रहे हैं, महाराष्ट्र की जिनको जानकारी है, ऐसे नरसिंह राव जी, क्योंकि एक दफ़े वो नागपुर के नज़दीक से चुनकर आए थे हाँ। वो प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल। लोकसभा के अध्यक्ष शिवराज पाटिल थे हाँ। और सवाल खड़े करने वाला मैं तीनों महाराष्ट्र के, उनको हाँ। उसका महत्व मालूम था हाँ। तो सबकी सहमति हो गई और शुरू में 1 करोड़ रुपया प्रति वर्ष देने का तय हुआ। उसके नॉर्म्स भी तय करने के लिए कमेटी बनाई। मुझे बताया गया है कि भाई आपको जानकारी है, आप ही रूल्स बना के दे दो हाँ। और फिर जब हमारी सरकार थी, जब मैं वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और मैं उनका राज्य मंत्री भी था प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विभाग का, तो हमने वो 1 करोड़ का 2 करोड़ कर दिया, अभी वो 5 करोड़ हो गए। तो सांसद अब लोगों के सुविधा के लिए भी कुछ कर सकता है,
तो ये शुरू हुआ तो सर राजनीति के लेकिन कारण शुरू हुआ। लेकिन इन सब के बीच में सर एक दो कुछ सवाल और भी हैं। जैसे एक तो एमपी लैड का क्या बेहतर तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसको लेकर पूर्व में कुछ खबरें आई हैं जिससे सवाल उठता है। लेकिन उससे भी अहम ये कि माननीय अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं। अभी हाल ही की खबर है जिसमें आपने राज्य के 2 विधायकों की सदस्यता खत्म की है और संभवतः देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी माननीय राज्यपाल ने किसी विधायक की सदस्यता खत्म की हो। आपको लगता है कि हाँ यकीनन ये एक बड़ा फैसला था, चुनौती भरा फैसला था, और इसका क्या कुछ सकारात्मक संदेश जा सकेगा आने वाले दिनों में? ये निश्चित महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन ये फैसले का पूरा श्रेय मेरा नहीं है जी। लोकायुक्त के पास एक शिकायत की, लोकायुक्त को लेकर लोकसभा के चुनाव के पहले देश में बहुत बड़ी चर्चा हुई थी। हाँ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त थे, बिल्कुल। तो उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और उसमें ये बात सामने आई कि, और वो बसपा का विधायक था जी, कि चुनाव लड़ने के पहले ही उसने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे। हाँ। वैसे आप व्यक्तिगत तौर पर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट विधायक नहीं ले सकता है नियमों के आधार पर, और भारतीय जनता पार्टी का जो था वो चुनकर आने के बाद उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब लोकायुक्त ने रिपोर्ट दे दी और कानून की दृष्टि से यह उनका चुनाव अवैध होना चाहिए, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने दिया। अब वह रिपोर्ट वाया मुख्यमंत्री, वाया राज्यपाल, निर्वाचन आयोग के पास गया, क्योंकि निर्वाचन आयोग को ये तय करना है संविधान की दृष्टि से कि क्या लोकायुक्त के रिपोर्ट पर क्या निर्णय करना चाहिए। उन्होंने जरा समय लगाया, 10 महीने के लिए जरा समय। हाँ, मैंने यहाँ से भी उनको स्मरण पत्र लिखे जी। और 3 जनवरी को उन्होंने अपना फैसला सुनवाया और मेरे पास रिकमेंडेशन भेज दी कि ये इनवैलिड है और इनका कैंसिल करना चाहिए। हाँ। अब मेरे सामने वो रिपोर्ट आने के बाद स्वाभाविक है, लड़ाई लड़कर लोग चुनकर जाते हैं और कोई कारण से अपना विधायकत्व समाप्त होता है, ऐसी बात आती है, तो दोनों मेरे पास आए। हाँ। मैंने उनको समय दिया, उनको मैंने और समय दिया। मैंने कहा कि आपको लगता होगा कि कोई डॉक्यूमेंट्स देना है, तो लीगल ओपिनियन देना है, तो सब दे दो, पूरा मौका दिया आपने। तो उन्होंने मौका दिया। सर लेकिन इससे भी आगे की तस्वीर भारतीय राजनीति को लेकर जो छवि बनी हुई है समाज में, खासतौर से युवा वर्ग में, वो कैसे बेहतर हो सकती है आपके हिसाब से? क्या कुछ काम किया जाना बाकी है अभी माननीयों के स्तर पे ताकि उनकी छवि समाज में बेहतर हो सके? नहीं, लेकिन ये बात मैं पूरा कर देता हूँ कि आखिर निर्वाचन आयोग जो एडवाइस करेगा उस पर ही थप्पा लगाने का काम संविधान और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है मुझे करना है, और इसलिए मैंने किया। अब 2 बातें हैं कि स्वाभाविक तौर पर दोनों विधायकों को इलेक्शन हम पर अन्याय हुआ है, तो उनको अन्याय है तो दूर करने का रास्ता उच्च न्यायालय है, वो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अब कुल मिलाकर बात यह है कि यह देश में पहला इस प्रकार का निर्णय है पूरे देश। मैं भी शायद ये कर सकता था कि जैसे निर्वाचन आयोग में 10 महीने लगे, तो मैं भी वो फाइल, आप भी थोड़ा जरा देर कर देते ठीक थोड़ी रख सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सुशासन कैसा होना चाहिए इस पर भाषण देता रहता हूँ और मेरे यहाँ फाइल ऐसी पड़ी रहे योग्य नहीं है, और मैंने तुरंत निर्णय सर किया। वो जो मेरा आखिरी सवाल, माननीयों की छवि कैसे बेहतर हो समाज में? माननीयों को क्या कुछ करना है? माननीयों को अपना वर्तन पारदर्शी रखना चाहिए, क्रमांक 1। दूसरा, माननीय लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं वो भी माननीयों ने भी देखना चाहिए। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चुनाव लड़कर जीत कर आता है उस समय पर उसके पास मोटरसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा होती है, लेकिन 2-3 साल में वो कार में घूमना शुरू कर एसयूवी में, और जिनके पास छोटी कार होगी वो बड़ी कार में घुमा देता है, या कपड़े में भी बड़ा परिवर्तन आता है। अब यह लोगों के नज़र में आता है, और विधायक हो या सांसद हो, उन्होंने हमेशा ये ख्याल में रखना चाहिए कि अपने ओर हजारों आंख देखते रहते हैं। बिल्कुल। और उनको ये लगे कि भाई आदमी अच्छा है, आदमी सहजता से मिलता है, काम करता है, काम नहीं हुआ तब भी उसको लगता है कि इसने जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास किया है, तो इससे समाधान होता है। यह करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई विधायक को, कोई सांसद को
चिंता करने का कारण नहीं है।